नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी गिला। कहानी का सारांश इस प्रकार है। कहानी एक मध्यम वर्गीय गृहिणी के मन की व्यथा को दर्शाती है, जो अपने पति के व्यवहार से बहुत दुखी और नाराज है। पति बाहर के लोगों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते, चाहे घर में कितनी ही तंगी क्यों न हो। गृहिणी को घर के कामों में अकेले ही जूझना पड़ता है। हालांकि अपने पति के इन सभी दुर्गुणों के बावजूद वह उनसे अलग नहीं रह सकती। उससे उनके प्रति गहरा प्रेम और लगाव है। वह जानती है कि उसका जीवन उसके बिना अधूरा है और उसके लिए पति का साथ किसी अन्य सुख से बढ़कर है। कहानी में यह दर्शाया गया है कि कई बार परिवार में ऐसी जटिलताएं और निर्भीकता आती है कि चाहकर भी कोई व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक मशीन के पुर्जे आपस में फिट हो जाते, चाहे वे घिसे क्यों न गए। कहानी के प्रमुख पात्रों में कहानी कहने वाली पत्नी और पति है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी गिला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरते हैं वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हो, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हो। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है, उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं, उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुल्फ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका ये हाल है कि चीज़ें मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहाँ कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तोल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। ये दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी गई बीती दुकानों की चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब की चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टटपुंजियों से बनती है और वे इन्हीं उल्टे छुरों से मोड़ते हैं। गेहूँ लाए में कराई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल या 16 आने कोकोजम, और दरअसल तोल में एक छटाक कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फिक्के पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का ठंडा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर क्या आप टटपुंजियों की दुकान पर क्यों जाते हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुमने लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना, कितनी दूर की बात कही। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद 2 शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। रास्ते से जाते ही क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी उठाई गिरो के मुंह क्यों लगते हो? इसका कोई जवाब नहीं, एक चुप 100 बाधाओं को हरा रहती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास का योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ पड़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, वे मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है और वह भी बचपन का, तो कहाँ दोस्ती हक निभाएगा। सोने के एक आभूषण और 100 रुपये इनके हवाले किए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपये न जाने किसी बेईमान को दे दिए, और बरसों के झंझट के बाद जब चीज़ बनकर आई तो 8 आने तांबा और इतनी बत्ती कि देख कर घिन लगती थी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रो पीट कर बैठी रही। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट्टू, गिरह कर, लंगोटी और फाक खेलने वाले फाके मस्त है, जिनका उद्यम ही इन जैसे की आंखों में अंधों से दोस्ती काटना है। नित्य एक ना एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपये चुकाए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपये दे दो, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वे दोस्त? तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो, मैं भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपये मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे कि यह महाशय भी कुक्कली है। इनकी हावी सी है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरा रखना पड़े।
सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसों की तंगी हो जाती है और इन भले आदमी को रुपये जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपये वारे न्यारे न कर ले इन्हें चैन नहीं। इनके करतूत जहाँ तक आऊँ मेरी तो नाक में दम आ गया। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहता है। न जाने कहाँ बेफिक्रे मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्र को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुझाएगा नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर की याद आती है। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजड़े में बड़ी फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी में हैं। एक भी माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर धेले से भी इनकी मदद कर सके। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव, अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है। मगर इस जड़ भारत ने जैसे आंख न खेलने की कसम ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं पर आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठे की है ऐसो जिन्हें घर में खाने का ठिकाना नहीं। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया। कई दिनों तक दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरे झूठे बर्तन मांजना और अपना साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असह्य हो उठा। एक दिन जहाँ कहाँ से एक बांगड़ू को पकड़ लाए, उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जंगलू है। मगर अपने को ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, परले सिरे का मेहनती, गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार। खैर मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे स्वयं आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत में और कोई लक्षण नहीं था इसमें। किसी काम की तमीज़ नहीं, बेईमान न था पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद ही खा जाता। अब आकर दुकानदारों के हाथ से लुट जाता था। 10 तक की गिनती तो उसे आती न थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजो तो संध्या तक हिसाब न समझा सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी। टक खोलने लगता था कि दुष्ट के कान को उखाड़ लो। मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते ही नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात है, आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वे भी दूर बैठे तमाशा देख रहा है। मैं तो बच्चा खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी कम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता भी तो आप उसमें समीप ना लेते थे। बस उसके दोषों का गुण बनाकर दिखाया करते थे और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज रहती। मर्दाना कमरे ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, उसमें झाड़ू लगाता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया हो। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हो जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा। कल से ठीक ठीक झाड़ू ने लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं उठकर चकित हो गई तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज गोरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलेगा। गोरे मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगा। संयोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ, भूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर गया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर गोरे के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दिन दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो, बाहरी समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंख दिखाए, उस पर पूरी मजदूरी भी चुका दो। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया, वह भी छीन लिया। इस पर जड़ भरत महाशय मुझे कई दिन लूटते रहे, घर छोड़कर भाग जाते, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे बंधु की सरकार में पड़े हुए हैं। मैंने होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के ज़माने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हो। मेरे घर में तो ज़रूरी कपड़े भी काफ़ी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से भी कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नज़र नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे जानता, लेकिन मेरे या आपके पास खेद के सिवा और इसका क्या इलाज था। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक मालगाड़ी कपड़े से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। खैर मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसको भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लगी। इतना दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो रहूं। देवता के पास यही कोट था। आपको इसकी जरा भी चिंता न हुई। पहनते क्या है। यश के लाभ ने जैसे बुद्धि ही हर दी। मेहतर ने सलाम किया, जाए दुआएं दी और अपनी राह ली।
आप कई दिन सर्दी से छुटते रहे, प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वह बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया। फटे पुराने कपड़े पहनती, आपको जरा भी संकोच नहीं आता। मैं तुम्हारे लाश के गड़ जाती हूँ और आपको जरा फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दो, पर डर कि कहीं बीमार पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना। माँ से अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी, और शायद इन्हें इन बातों पर गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। ये जड़ता है, सीधी सीधी नरहिता। जिस बेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त झूमता देखा, और आपको दिखा भी दिया। फिर भी दूसरों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती है। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही है, घर वालों को उसका अल्पांश भी मिलता है। मेरी इतनी अवस्था बीत हुई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊँ उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उज्र नहीं, मगर रुपये मैं दूँ, ये शर्त है। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए कुछ नहीं लाते, मैं तो कुछ मंगवा दूँ उसी पर संतुष्ट हो जाते। मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीज़ें आता ही है। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाई या खिलौने बाजे शायद जीवन में एक ही बार न लाया हूँ। शपथ भी खाली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अर्चिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इसका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यवहारिक ज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजर या डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाए तो कौन उठाए। औरों को रियायत छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन घटता है। औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देरी हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते, कोई बड़ा कठिन काम आ जाता तो इन्हीं के सर मड़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू पिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई है, मगर बड़ा कितना ही बड़ा मारे इनके भाग्य में वही सूखी घास लिखी है। यह विनय नहीं, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुर्य का अभाव कहती हूँ, व्यवहारिक ज्ञान की क्षति कहती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न हो? इसलिए कि आप बड़े मेहनती है, दुनिया का काम मुरवत से करते हैं और रवादारी चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींच रहा हो। फिर जब मैंने मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट होता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास रखता है, उसका लिहाज वह मनुष्य स्वभाव से करता है। ऐसे सिरकाइयों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है, उसके हृदय में जो सम्मान और विशिष्टता की कामना है वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी उससे फिर नट रहे तो क्या उसके अफसर को सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की वहाँ से निकल गए, कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज़्यादा न टिके, या तो अफसर ले लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ पड़े। आपको कुटुंब सेवा का दावा है, आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वे कभी इनकी बात नहीं पूछते, आप बराबर उनका मुँह ताकते रहते हैं। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं, घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वे टाट से रहते हैं, मोटर रख ली, कई नौकर चाकर, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपयों की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा अपने भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेते? कहने लगे उन्हें क्यों चिंता में डालूं, उन्हें भी तो अपना खर्च है, कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी। जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा, पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपये ने आने थे, ना आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई के साहब के दरबार से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो हुआ है, खत पहुंचने होगा, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा, मगर जवाब नदारद था। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं देते। इतने प्रसन्नचित नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश कोई ना कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी कुछ समझ भी खूब हो रही, मेरे मेके वालों की प्रशंसा भी हो रही, मगर गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जाता। मैं इन महाशय की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछूं न बेटा। सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती, इतने विस्तार और गवेषण के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा मान जाए, केवल इसलिए कि मुझे वे प्रसंग उठाने का अवसर न मिले। लेकिन मैं भला कब चूकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपये भेजने की उम्मीद थी, मौत के तरह सिर पर सवार हो गए, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपये साल का नफा तो 10 साल से पहले था, अब तो 1000 से कम ना होगा। पर हमें कभी एक कानी कोड़ी भी नहीं मिली। मोटे साहब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 कुछ ना हो तो बीमा के प्रीमियम भर के तो हो। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है, रिश्वत भी लेते, तो घर फिर हमें हमारे रुपये क्यों नहीं देते? आप हैं कहने लगे वे बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों को भेंट भाड़ भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे? वाह बुद्धि, मानो जायदाद इसलिए होती कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने करने भी नहीं आते।
मुझसे पूछते हैं, मैं एक नहीं 1000 बता देती, एक से एक बढ़कर कह देते। घर में आग लग गई, कुछ स्वाह हो गया, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा रहा, या किसी से फौजदारी हो गई, उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लच्चर सी बात। तकदीरें ठोक कर बैठी रही। पड़ोस की एक महिला से रुपये कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ करते पुल बांधते, तो मेरे शरीर में आग लग जाती। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप, सबके सब इतने उद्यमी हो गए कि खुदा की पनाह। मगर क्या मजाल है कि ये भोंदू किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बजे गए, युवराज अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे। जल्लाई हुई जाती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखती क्यों नहीं, लौंडा कहाँ गया है। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है, तब भी अब आप गर्म हो जाते। अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ देता हूँ, हमारे हंटरों के खाल उधेड़ कर रख दूँ। यूँ बिगड़ कर तेज के साथ आप उसे खोजने निकलते। संयोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ, तो किधर से आया। तो तुझे वो ढूंढने गए। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, तो ये आदत छूटी ही जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उनके हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता। माँ से 2-2.5 घंटे बाद लौटते, हैरान परेशान बदमाश, घर में पाँव रखते पूछते, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछकर हार गई। कहाँ आया था, कुछ बोलता नहीं। आप गरज कर कहते, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती और कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की भांति देख रहा था। आप क्रोध से बौखलाए हुए हाथ में छड़ी है। मैं भी वे क्रोधोन्मुक्त आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहीं से इनकी शिकायत की। आप लड़के के पास जाते, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चलाता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि ये भूमिका है, विषय कब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर इतनी हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कुआर की घटा। घेर गार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाई हुई गिरी क्या 4 बूंदे। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे लगाए होते तो इसी तरह के लड़के शेर हो जाते। आप फरमाते, तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा, बच्चा की जान निकल जाएगी। देख लेना, वो फिर कभी नहीं जाएगा। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पहुंच दिए। तुमने मेरी डांट सुनी नहीं। क्या कहना है आपकी डांट का। लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला दो। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए, उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकल के ऊँट बने हुए हैं। वो 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गोली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकोए। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकोवा उड़ाले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातःकाल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर ले बैठते। बस संध्या समय आध घंटे छुट्टी देते थे, रात को फिर जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़कों को गली गली भटकते फिरते। कभी कभी आप सिंह कटककार मुझे बछड़ा बना देते, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रोब हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हो। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते। और उसी शासन की ये बरकत कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं तो पिताजी ही स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा है। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते हैं। और क्या कहो, एक दिन तो हद हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकोवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बंगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार कि गर्म पड़े तो आपने चंडी रूप दिखाऊं, पर ये इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे में न ले जाते थे। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न फंसीते थे। और इन महात्मा जी का ये हाल है। एक एक कर पूछते, मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बाहर है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी है, उन पर मजे से बैठना। और तो और आप लड़कों की हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूले उठते हैं मानो कल जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट आ गई तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे।
यहाँ भी आशीर्वाद आखुदा। समाज के नेता उन्हें छल प्रपंच आए दिन देखते रहते, फिर भी आपकी आंख नहीं खुलती। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निरस्पात है, तब तक ये प्रथा मिटने के लिए दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इनका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक न देखा। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल जाएगी तो ये प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह का पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंत्यकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि ऐसा शक्ति कोई बात उठा न रुकूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आग में मेरी एक न चली। ये प्रथा निंद्य है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपये की क्या जरूरत है, यहाँ गीतों का क्या काम, नाक में दब था। ये क्यों है क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिक लगा दी, मेरा आबरू मिटा दी। जरा सोचिए, इस परिस्थिति होगी, बारात द्वार पर खड़ी हुई और यहाँ बात बात पर शास्त्रा तोड़ा। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले ही व्रत क्यों रखें। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं, आप इसे निश्चित समझते। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपये पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशुदान भी हो सकता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात है। कितनी समझती है पुरानी प्रथा, वेद काल से होती चली आई। शास्त्रों में इसकी क्या व्यवस्था है? संबंध अंधे समझा रहे, पंडित समझा रहे, और आप है कि कान पर जू नहीं रहेंगी। हाथ जोड़ती हूँ कि पैर पकड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न आए। और मजा ये है कि आपने तो ये अनर्थ किया और आप मुझसे ही रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, जख मारकर मुझे को मानना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैंने इनसे एक भी दिन पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण वियोग नहीं रह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे उनसे प्रगोढ़ प्रेम है। उनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुक्त हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी ओर चेरी बनाई हुई है। वे जरा मामूली सी देर में घर आते तो प्राण नहों में समा जाते। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कुछ और कोई विद्या और बुद्धि का पुतला रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखूँ। ये धर्म की बेड़ी नहीं है, कदापि नहीं, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो जाए और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वे पहले से कितना ही सुडोल, नया और सुदृढ़ क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंख बंद किए जाते, उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये होते। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होता है। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न रहूं। जी, इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।